नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था हमारा, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुए। बीच में गैप हो गया हमारी क्लास में, लेकिन कंटिन्यू। वैसे अभी पूर्णतः स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी उतना है कि क्लास आसानी से चल सकती है। तो आज हम आपको अपनी फिर से जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जिसमें हम आपको सर्वप्रथम पढ़ाएंगे एक पर्यावरण आपातकाल के बारे में। पर्यावरण आपातकाल। तो एनवायरमेंट इमरजेंसी जो है, इसकी घोषणा अभी जो की है वो मॉरिशस के पीएम ने की है। मॉरिशस के जो पीएम है, मॉरिशस के जो पीएम हैं उन्होंने की। क्यों की है? वो इसीलिए किया कि एक जापान के स्वामित्व वाला जहाज था, इस जहाज का जो नाम था दोस्तों, वो नाम था एमबी बकासेबो। एमबी बकासेबो, इस नाम को याद रखना क्योंकि ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एमबी बकासेबो से क्या हुआ है कि जो मॉरिशस का दक्षिण पूर्वी तट है, मॉरिशस का जो दक्षिण पूर्वी तट है, जो दक्षिण और पूर्वी तट है, उस दक्षिण पूर्वी तट पर उस जहाज से तेल रिसाव हुआ है। अब जब जहाज से तेल रिसाव होगा, ऑब्वियस बात है दोस्तों, उसमें पॉल्यूशन होगा। उस पर क्या होगी, उस तेल के रिसाव से समुद्र के ऊपर क्या पड़ जाएगी, एक परत पड़ जाएगी। अब वो परत क्या करेगी, जो समुद्री जीव हैं उनको हानिकारक होगी, क्योंकि जब तेल की परत उस समुद्र के ऊपर होगी तो ऑब्वियस बात है जो सन रेडिएशन होगा, वो जो एक सामान्यतः हम ये मानते हैं कि लगभग 200 मीटर तक सन रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम समुद्री बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित बनी रहती है। और जब तेल का रिसाव उसके ऊपर एक लेयर पड़ जाएगी तो उसमें क्या आएगी, सन रेडिएशन में जो डेप्थ में कमी आएगी, जिससे जीव प्रभावित होंगे और समुद्री बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ऑब्वियस बात है इसकी वजह से क्या बनेगी, एक परत बन जाएगी, समुद्र जल पर एक परत बन जाएगी, तेल की परत। और ये पर्यावरण दृष्टि से क्या होगी, हानिकारक होगी। इसीलिए हाल में क्या किया है कि जो मॉरिशस के पीएम हैं, उन मॉरिशस के पीएम ने राष्ट्रीय पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। कहाँ, मॉरिशस में। मॉरिशस में अगर मैं उसकी लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों सब जानते हैं हिंद महासागर में पड़ता है। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसे लोकेशन में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मॉरिशस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया के मैप में मॉरिशस इंडिया के दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता है। और यदि हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तब ये दक्षिण अफ्रीका के पूरब में पड़ता है। जैसे मैं मॉरिशस की बात करता हूँ दोस्तों, तो मॉरिशस देखो ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ये कोमोरोस द्वीप है, इसी के पास है मॉरिशस। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है। तो यहाँ इसके दक्षिण पूर्वी तट पर, इस साइड में इसके दक्षिण पूर्वी तट पर क्या हुआ है, जापान के स्वामित्व वाला एक जहाज जो है वो तेल का रिसाव कर रहा है, जिसकी वजह से समुद्री पर्यावरण को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या लगाया है, वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा गंदगी मुक्त भारत अभियान है, जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 15 अगस्त को, उस 15 अगस्त वाले दिन इस अभियान की क्या की है, घोषणा की है कि भाई कि आने वाले समय में जो 15 अगस्त होगा या स्वतंत्रता दिवस होगा, उस तक चलने वाला एक बोल सकते हो एक साप्ताहिक स्वच्छता अभियान है। मैं लिख सकता हूँ गंदगी
मुक्त भारत अभियान। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ये क्या है, तब आप जवाब दोगे कि ये आगामी स्वतंत्रता दिवस तक चलने वाला एक साप्ताहिक स्वच्छता अभियान है। क्या है? साप्ताहिक स्वच्छता अभियान है, ये बोलना है आपको। इसमें क्या होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस वाले समय का जो सप्ताह होगा, उसके अंदर जन आंदोलन को नए सिरे से बल दिया जाएगा और देश में या शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, प्रतिदिन स्वच्छता पर विशेष पहल की जाएगी। हमारे देश के अंदर चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, वहाँ उस साप्ताहिक समय में क्या की जाएगी? स्वच्छता की पहल की जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि ये हमारे आगामी स्वतंत्रता दिवस तक चलने वाला एक साप्ताहिक प्रोग्राम है। इस चीज को आप फोकस करोगे। नेक्स्ट इशू जो है दोस्तों, वो है हमारा, एक प्रकार से बोल सकते हो, संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना। संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना, संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना। इसकी अगर हम बात करें, या तो इसे बोल सकते हो जेसी पोआ बोल सकते हो, जेसी पोआ। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वर्ष 2015 में ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। बात कब की है? इसकी शुरू की बात करें हम, ये कब शुरू हुआ था, तो आप बोलोगे वर्ष 2015 में ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरान, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईरान अपने यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। सामान्यतः ये माना जाता है कि कोई भी देश अपने यहाँ विद्युत ऊर्जा का यूज करने के लिए परमाणु जो सामग्री है जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनका यूज कर सकता है। लेकिन ये अनुमान लगाया गया था कि ईरान अपने यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, तो उस परमाणु कार्यक्रम की जो आवश्यक सीमाएं थी वो निर्धारित की गई थी। इसमें क्या की गई थी? परमाणु कार्यक्रम की ईरान के, किसके? ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सीमाएं, या बोल सकते हो आवश्यक सीमाएं निर्धारित की गई थी। आवश्यक सीमाएं निर्धारित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, इसमें क्या किया गया था? दूसरी बात, इसमें जो हथियार प्रतिबंध था उसमें ईरान को राहत दी गई थी। हथियार जो प्रतिबंध पहले से चला रहा था उसमें क्या दी गई थी? हथियार प्रतिबंध में राहत प्रदान। किसको? ईरान को राहत प्रदान की गई थी। दूसरी बात, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो P5+1 कंट्री थे। P5+1 कंट्री थे उस समय, P5+1 कंट्री। 1 में जर्मनी था और P5 मतलब यूएनएससी के परमानेंट कंट्री जो थे वो शामिल थे। ये सब आप जानते ही हो। परमानेंट कंट्री में यूएसए, रसिया, चाइना और ब्रिटेन और दोस्तों फ्रांस। कौन है? फ्रांस। ये 5 कंट्री थे, साथ में कौन था? जर्मनी था इसके साथ। तो अभी चर्चा में क्यों है, इस बात को लेकर के हमें डिस्कस करना है। अभी चर्चा में इसीलिए कि हाल में क्या किया है कि जो GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, खाड़ी सहयोग जो परिषद है, उसने क्या किया है? यूएनएससी में ये सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है कि भाई जो संयुक्त व्यापार कार्रवाई योजना जिसके तहत रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ईरान पर, उस प्रतिबंध की अवधि को, जो अवधि 18 अक्टूबर 2020 को क्या हो रही है?
खत्म होने वाली है उसे आगे के लिए क्या किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। जो प्रतिबंध की अवधि 18 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रही है, उसे क्या किया जाए, उस अवधि को आगे की ओर बढ़ाया जाए और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। जो रिस्ट्रिक्शन 18 अक्टूबर 2020 को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि और ईरान ने इस काम को क्या बताया, गैर जिम्मेदाराना कि ये इनकी जो हरकत हैं खाड़ी देशों की, वो सब क्या है, गैर जिम्मेदारी हरकत हैं। तो अगर हम बात करें जीसीसी में, तो जीसीसी खाड़ी देशों का एक संगठन है जिसमें 6 देश शामिल हैं। यहीं पे मैं जीसीसी को क्या कर दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ। खाड़ी देश कौन कौन से शामिल हैं, ये देश क्या करती हैं, तेल या उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन पर बैठ करके बात करते हैं, जिसमें शामिल है यूएई, बहरीन, जिसमें शामिल है कुवैत, जिसमें शामिल है कतर, जिसमें शामिल है सऊदी अरब, और जिसमें शामिल है ओमान। ये गल्फ कंट्री है। आपसे पूछ लेगा गल्फ जीसीसी कंट्री कौन है, तो आप इन 6 कंट्रियों को बताओगे कितनी कंट्री जीसीसी में, तो 6 कंट्री हैं। इन्होंने अपना समर्थन दिया है कि भाई ईरान पर प्रतिबंध आगे के लिए कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि ईरान पर यूएनएससी के किस संकल्प के तहत, किस प्रस्ताव के तहत अब तक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। तो ईरान पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था वो संकल्प 1747 जो 24 मार्च 2007 में लगाया गया था। तो यूएनएससी, ये इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखोगे। यूएनएससी संकल्प 1747 जो लगाया गया था ईरान पे 24 मार्च 2007 में, ये सबसे पहला प्रतिबंध लगाया गया था संकल्प 1747 के तहत। इसमें क्या था, यूएनए के सदस्यों पर ईरान को सभी प्रकार के हथियार के हस्तांतरण पर क्या था, प्रतिबंध था। यूएनएससी में भी 193 कंट्री है, तो ईरान इन 193 कंट्रियों से हथियार का हस्तांतरण जो है उस पर क्या है, ईरान के लिए प्रतिबंध है। सभी प्रकार के हथियार इसमें शामिल होंगे। तो इस चीज़ पे सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा था। जिसमें हम दूसरे रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वर्ष 2010 में लगा था, जिसका नाम था यूएनएससी संकल्प 1929। यूएनएससी संकल्प 1929 ये सेकंड था जो लगा था 9 जून 2010 को। तो दोस्तों इसमें क्या था कि ईरान को युद्ध के लिए हथियार की आपूर्ति पर क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ईरान को युद्ध के लिए हथियार की आपूर्ति पर क्या है, की आपूर्ति पर प्रतिबंध कर दिया था। तो ये था उसका सेकंड संकल्प। यदि मैं बात करूं तो एक संकल्प था संकल्प 2231, नेक्स्ट था यूएनएससी संकल्प 2231, यूएनएससी संकल्प 2231। इसमें क्या था कि जो जेसीपोआ था, जेसीपोआ को क्रियान्वित करने को ये लाया गया था और हथियारों में प्रतिबंध में राहत दी गई थी। तो जो संयुक्त है ये जेसीपोआ का इम्प्लीमेंटेशन का क्रियान्वयन के लिए था ये। दूसरा, हथियार में कुछ राहत प्रदान की गई थी। और अभी जो चर्चा में है वो था यूएनएससी संकल्प 2231, जो मैं अभी लिख दिया है मैंने 2231, ये अभी चर्चा में था। तो चर्चा में इसीलिए था ये कि इसी का समय जो था, जो मैंने बताई थी क्रियान्वयन और हथियार के प्रतिबंध में राहत थी, तो इसका जो कार्यकाल था वो 18 अक्टूबर 2020 को समाप्त होने वाला था। तो इसके किया है कि इसे भाई कंटिन्यू आगे की ओर क्या किया जाए, रखा जाए। तो इस चीज़ को लेकर के अभी ये किस में रहा, चर्चा में रहा। तो आप याद रखोगे, आपसे पूछ लिया जाएगा जेसीपोआ क्या है। तो इस बात पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा अंडमान निकोबार से लेकर के है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना कहाँ से संबंधित है ये, तो हमारे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी किया है कि अंडमान निकोबार में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। सबमरीन
सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ठीक है, क्या है अभी ये, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका क्या किया गया है, उद्घाटन। कहाँ किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा। और कहाँ किया गया है, तो भाई ये किया गया अंडमान निकोबार, भारत का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार सागर में। तो अंडमान निकोबार में किया गया है। अंडमान निकोबार में इसीलिए किया गया है कि इससे अंडमान निकोबार का सामरिक जो महत्व है को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी अंडमान निकोबार का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है कि समुद्री और जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा अंडमान निकोबार को। समुद्री स्टार्टअप, समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगर मैं इसमें लागत की बात करूं तो लगभग 1224 करोड़ लागत आई है। कितनी आई है, लगभग 1224 करोड़ रुपए क्या आएगी, इसमें लागत आएगी। और ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर तक क्या की जाएगी, विकसित की जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा, लगभग 2300 किलोमीटर जो केबल है वो बिछाई जाएगी। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई जाएगी समुद्र के अंदर। तो इसमें लगभग 7 द्वीप, अंडमान निकोबार के 7 जो द्वीप हैं उनमें ये क्या की जाएगी, फैलाई जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो तेज होगी, मतलब तीव्र मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवा मिल जाएगी अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को तीव्र मोबाइल और लैंडलाइन सेवा मिल जाएगी। तीव्र मोबाइल प्लस लैंडलाइन सेवा और टेलीकॉम सेवा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, टेलीकॉम सेवा मिलेगी। इससे क्या होगा कि अंडमान निकोबार को बाहरी दुनिया से जुड़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और लाभ की अगर बात करें तो आप पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी क्या होंगे, सृजित होंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार क्या होंगे, सृजित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया इसीलिए चर्चा में है। सिजोफ्रेनिया तो दोस्तों ये एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। और ये क्या है, अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। कैसी बीमारी, तो ये मानसिक विकारों के समूह के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है। क्या है, मानसिक विकार। विकार मतलब बीमारी, मानसिक विकारों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, एक शब्द है। मानसिक विकारों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, जिसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जो कार्य पद्धति है, कार्य पद्धति में विकृति होगी या ह्रास उत्पन्न होगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो विचार हैं वो अव्यवस्थित हो जाएंगे और विचित्र धारणाएं आएंगी। जिससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में विचार अव्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। विचित्र धारणाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, विचित्र धारणाएं हो जाएंगी। विचित्र धारणाएं होती हैं इसमें, मतलब एक सीक्वेंस में ना होना, असामान्य भावनात्मक स्थिति में होगी,
असामान्य भावनात्मक स्थिति, असामान्य भावनात्मक स्थिति, और मोटर डिसऑर्डर होगा, और मोटर डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हो, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा व्यक्ति। तो इससे क्या होगा, ये सब स्थिति उत्पन्न होंगी, ऐसी समस्याएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। दूसरी बात ये है कि दोस्तों कमजोरी लाने वाला एक विकार है, ये क्या है, जिससे कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। तो बोल सकते हो क्या है ये, कमजोरी लाने वाला विकार है। तो बिल्कुल ये कमजोरी लाने वाला एक विकार है, जिसमें क्या होगा कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होगी, जब विचित्र घटनाएं होंगी तो क्या होगा, इसमें सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर इसकी जो कीमत है वो एक तो परिवार को चुकानी पड़ेगी, दूसरी समाज को चुकानी पड़ेगी। एक तो परिवार को चुकानी पड़ेगी, दूसरी समाज को इसकी क्या करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है हर रूप से, तो एक समाज परेशान रहता है, उसके साथ साथ उसके लिए परिवार भी परेशान रहता है। अगर मैं इस रोग की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, सिजोफ्रेनिया जो रोग है या तो किशोरावस्था के अंत में होता है, या तो ये किशोर अवस्था के अंत में होता है, किशोर अवस्था के अंत में होता है, या फिर ये वयस्क अवस्था में होता है, ध्यान रखना, या फिर ये वयस्क अवस्था में होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में देने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है। ई मतलब खाना वाला, ईट राइट इंडिया मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो ये 9 अगस्त 2020 को ये शुरुआत की, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों अभी ये चर्चा का कारण ये है कि इसे 9 अगस्त 2020 को 9 अगस्त 2020 को एक तो यही ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, और 9 अन्य फाइनलिस्ट थे इसके साथ, फाइनलिस्ट, एक तो यही ईट राइट इंडिया मूवमेंट और 9 अन्य फाइनलिस्ट, इनको मिलकर के एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है फूड सिस्टम विजन पुरस्कार। एक पुरस्कार मिला है फूड सिस्टम विजन पुरस्कार, फूड सिस्टम विजन पुरस्कार मिला है। अब आपसे बात की जाए कि भाई ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है, तब आपका जवाब होना चाहिए कि यह खाद्य पर्यावरण परिदृश्य में सभी हितधारकों के द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। किसमें, खाद्य पर्यावरणीय परिदृश्य में सभी हितधारकों द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, क्या है ये, एक सामूहिक प्रयास, इसमें विनियामक क्रियाएं शामिल होती हैं। आपसे पूछे कि इसमें शामिल क्या होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इसमें विनियामक क्रियाएं, रेगुलेटर वाली रिएक्शन शामिल होंगी, विनियामक क्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरी बात, इसमें खाद्य व्यवसाय होता है, क्या होता है, खाद्य व्यवसाय होता है। तीसरी बात, उपभोक्ता की लक्षित पहल होती हैं, उपभोक्ता लक्ष्य बना के उस पहल को पूरा किया जाता है, लक्षित पहल। ये 3 चीज इसमें क्या की जाती है, शामिल की जाती हैं। किसने चलाया था, तो ये फसाई ने चलाया था। किसने चलाया था, फसाई ने। फसाई मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये फसाई ने चलाया था, ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने चलाया था, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। क्या हुआ है कि अभी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के पास ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है नायमक्कल टी स्टेट, उसमें भी भूस्खलन हुआ था। एराविकुलम, ये लोकेशन कहीं भी पूछ ली जाती है, नॉर्मल एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। एराविकुलम राष्ट्रीय, तो ध्यान रखिए यूपीएससी के स्तर की हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगी। इसके आने वाले जो फैक्ट हैं वो छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे रेलवे से संबंधित एग्जाम,
एसआई से संबंधित एग्जाम, एसएससी सीजीएल से संबंधित एग्जाम, या एनडीए या एयरफोर्स, आर्मी वगैरह, इनमें भी ये क्वेश्चन आसानी से करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं। हर एक पहलू को मैं इसी में शामिल कर देता हूँ, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। तो ये चर्चा का विषय कब था? ये 6 अगस्त 2020 को चर्चा का विषय रहा है। तो कहाँ रहा है चर्चा का विषय? कि ये केरल का एक जिला है, इडुक्की जिला। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है नायमकड़ टी स्टेट। नायमकड़ टी स्टेट, नायमकड़ टी स्टेट इसी के सटीक है एकदम से इसके पास है। इसमें क्या हुआ? भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन। इस भूस्खलन से लगभग 7-8 लोगों की क्या हुई है? मौत हो गई है। लगभग कई लोगों की क्या हो गई है? यहाँ मौत हो गई है। दोस्तों अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ एराविकुलम, तो आप बता दोगे कि ये केरल स्टेट में पड़ता है और उसका एक जिला है जिसका नाम है इडुक्की। और इस जिले में एक तालुका पड़ता है, एक तालुका, तहसील कह सकते हो इसे एक प्रकार से। एक तालुका पड़ता है जिसका नाम है देवीकुलम। क्या? देवीकुलम। तो उस तालुका में ये जगह पड़ती है। अगर मैं इसे उसमें थोड़ी आउटर डायरेक्शन में देखूं, तब ये दक्षिण पश्चिमी घाट की हाई रेंज में है। कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम घाट की, दक्षिण पश्चिमी घाट की हाई रेंज में पड़ता है। हाई रेंज में पड़ता है। इस चीज का भी आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। इस क्षेत्र का राजामलाई क्षेत्र जो पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लेगा कि भाई एराविकुलम का जो राजामलाई क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजामलाई क्षेत्र जो है इसका वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मैं बात करूँ तो आपने नीलकुरंजी का एक फूल सुना होगा जो 12 वर्ष बाद खुलता है। मतलब जो 12 वर्ष बाद क्या होता है? खिलता है। वो नीलकुरंजी फूल भी यही पाया जाता है दोस्तों। और नीलगिरी ताहिर सुना होगा, तो नीलगिरी ताहिर भी मैक्सिमम यही मिलती है। लुप्त प्राय है नीलगिरी ताहिर, वो भी कहाँ मिलती है? नीलगिरी ताहिर भी एराविकुलम में मिलती है। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस को पढ़ते हैं। विश्व आदिवासी दिवस जो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस आपसे पूछे कब, तो भाई 9 अगस्त अगर ये पूछेगा तो नॉर्मल एग्जाम के लिए हो गया। पुलिस का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, ऐसी चीजें फैक्ट वहां से पूछ ली जाती हैं। वही हम यूपीएससी की ओर पढ़ते हैं तो इसकी थीम, इसका उद्देश्य यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल यहाँ यूपीएससी की करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आपके ऑल ओवर एग्जाम में ये करंट यहां से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को इसीलिए मनाया जाता है दोस्त के 9 अगस्त 1982 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा पहली बैठक, संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा जिनेवा में, जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा जो देशज आबादी है उस देशज आबादी पर एक सम्मेलन हुआ था। आदिवासियों पर, देशज आबादी कह लो या आदिवासियों पर क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। तब यूएनओ ने 1994 में, ध्यान रखना 1982 में भले ही हुआ था, लेकिन इस पे जो घोषणा की थी इसे मनाने के लिए यूएनओ ने, वो कब की थी? 1994 में की थी। तो ये देशज आबादी पर सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसे मनाया जाता है। इसकी अगर उद्देश्य की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो उद्देश्य है मनाने का, वो उद्देश्य है विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना। जो विश्व की देशज आबादी है, विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को
बढ़ावा देना, विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। अगर मैं इस साल की थीम की बात करूं तो इस साल की 2020 की इसकी जो थीम है वो कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। इसकी जो थीम है वो कोविड-19 व स्वदेशी लोगों का लचीलापन। ये क्या है इसकी, ये इसकी थीम है दोस्तों, तो इसे भी याद रखना है आपको। तो इसके बारे में ऑल ओवर हमने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक वायरस है, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वायरस का नाम है SFTS वायरस। ये भी चर्चा में रहा है। इसमें नालायक ने भी हाल में 7-8 लोगों की क्या की है, मौत के घाट उतार दिया है। तो SFTS वायरस चर्चा में क्यों है उसे भी बताएंगे। तो चर्चा में इसीलिए है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है उस सिंड्रोम के साथ एक गंभीर बुखार आता है। इससे क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ क्या होता है, व्यक्ति को गंभीर बुखार आता है। क्या आता है, गंभीर बुखार आता है। और गंभीर बुखार की वजह से हाल में लगभग 7 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हो गई है इसकी वजह से। तो आपसे पूछे ये है क्या, तो आप बताओगे कि यह टिक जनित वायरस है। क्या है, यह टिक जनित वायरस है। तो यह क्या है, टिक जनित वायरस है। क्या है, अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए यह टिक जनित वायरस है। अब ये टिक जनित वायरस क्या है कि ये मकड़ी जैसा एक दिखने वाला जीव होता है, उससे काटने पर किसमें फैल जाता है, मनुष्यों में फैल जाता है। तो कुछ लोग तो मानते हैं मकड़ी जैसा जीव है, ये कैसा है, मकड़ी जैसा जीव, उसे काटने से किसमें फैल जाता है, मनुष्य में। तो अभी ये क्या है, जानवर से जीव से मनुष्य में फैला है। लेकिन क्या है, कुछ चीन के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया है कि इस वायरस के मानव से मानव में संचरण को खारिज नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब ये मानव ह्यूमन टू ह्यूमन भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेट हो सकता है, संचरित हो सकता है। ये चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये बुन्निया वायरस परिवार से संबंध रखता है। किससे रखता है, बुन्निया वायरस फैमिली से संबंध रखता है। आपसे पूछे ये किस परिवार का है, तो आपका जवाब होना चाहिए यह बुन्निया वायरस परिवार का है। WHO ने क्या किया है कि इससे मरने वालों की जो संख्या है वो उच्च है। इसकी उच्च मृत्यु दर होने की वजह से WHO ने इसे शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध कर रखा है। क्योंकि इसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए WHO ने क्या किया है, जो 10 सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाले रोग हैं उनमें सूचीबद्ध लिस्टेड इसे कर रखा है। ये ध्यान रखना आप लोग। इसकी अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया था, तो ध्यान रखना वायरस की बात आती है चीन को सबसे पहले लिया करो। तो 2009 में चीन के हुबेई और हेनान प्रांत, 2009 में इसे सर्वप्रथम देखा गया था। और चीन के 2 प्रांत थे, एक हुबेई प्रांत और एक हेनान प्रांत। इनके ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया था। आपसे कोरोना वायरस की बात पूछे सबको पता होनी चाहिए वो वुहान से फैला था। तो ये इशू। नेक्स्ट है एक्सोप्लैनेट TBL M513B। तो नेक्स्ट जब इशू को हम पढ़ते हैं तो वो इशू हमारे सामने आता है एक्सोप्लैनेट TBLM 513B TBLM 513B। तो ये क्या है, तो आपसे पूछेगा कि इसकी अभी खोज की गई है, इस प्लेनेट की, एक्सोप्लैनेट की क्या की गई है, अभी पता लगाया है। और वो पहली बार किसके माध्यम से, इसका पहली बार, प्लैनेट तो और भी खोजे गई है लेकिन पहली बार इसमें रेडियो वेव
और साथ में एक तारा है जिसका नाम है बॉबली तारा। बॉबली तारा, इनका उपयोग करके इसके बारे में पता लगाया है। तो ये माना जाता है कि ये लगभग शनि का जितना द्रव्यमान होता है, सैटर्न शनि का जितना द्रव्यमान होता है, तो शनि के द्रव्यमान बराबर इसका द्रव्यमान है, ध्यान रखना। दूसरी, ये बहुत छोटा है, ये क्या है, बहुत छोटा है। दूसरी बात, लाल है कलर में और ड्वार्फ है, मतलब भौना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी पृथ्वी से डिस्टेंस की बात करें तो ग्रहों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस, दूरी 35 प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस क्या है, 35 प्रकाश ईयर। तो इसकी जो ऑर्बिट है, कक्षा जो है, वो बुध ग्रह के कक्षा के समरूप है। ध्यान रखना, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो एस्ट्रोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो इसकी ऑर्बिटर अगर आपसे पूछता है कि किस ग्रह के समान इसकी ऑर्बिट है, तो जो ऑर्बिट बुध ग्रह की है वही ऑर्बिट एक्सोप्लैनेट TBLM 513b की है, ध्यान रखना। और एस्ट्रोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा एस्ट्रोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का इसमें क्या किया गया है, यूज किया गया है। अगर आपसे बोबले के बारे में पूछता है तो आप बताओगे जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है, जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो तारे में उत्पन्न होने वाला बोबले ग्रह और तारे के बीच की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। तारे में उत्पन्न होने वाला बोबले ग्रह और तारे के बीच में जितनी जितनी दूरी बढ़ जाती है तो वो भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ध्यान रखना, जो बोबले की मात्रा होती है वो ग्रह के आकार के समानुपाती होती है। बोबले की जो मात्रा है, ठीक है, वो ग्रह के, जो ग्रह होता है हमारा, प्लेनेट जो होता है, उस ग्रह के आकार के समानुपाती होती है, ठीक है ना, प्लेनेट साइज ठीक क्या होती है, समानुपाती होती है। ऐसे करके लगती है मेरे, ये समानुपाती होती है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट अगर हम इशू की बात करें तो हमारा नेक्स्ट इशू है दोस्तों फ्लोरोसिस, काफी इंपॉर्टेंट इशू है। फ्लोरोसिस एक बीमारी है, ये भी फ्लोराइड आयन से होने वाली एक बीमारी है। फ्लोरोसिस पूछे क्या है, एक गंभीर बीमारी है। लंबे समय से जब हम गंदा पानी यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, औद्योगिक प्रदूषण हमारे खान पान में आता है, अन्य माध्यम से आता है, तब शरीर में क्या होता है, जो कठोर ऊतक हैं और नरम ऊतक हैं, वो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आयन जमा हो जाते हैं। तो आपसे पूछे क्या है भैया, एक गंभीर बीमारी है। भाई होती क्यों है, कारण क्या है इस बीमारी का? आपका जवाब क्या होना चाहिए, गंदा पानी, गंदा पानी का सेवन करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, गंदा खाद्य पदार्थ और औद्योगिक प्रदूषण। इनसे फैलता है और इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में, हमारी जो बॉडी में हार्ड टिश्यू ऊतक और सॉफ्ट ऊतक, इनमें क्या फ्लोराइड आयन इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस बन जाता है। अभी क्या है, अभी चर्चा में अगर हम आपसे बात करें तो भाई साहब अगस्त 2020 में साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है और एक नैनो विज्ञान विभाग, अगस्त 2020 में एक तो साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, मैं मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विभाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दूसरा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी संस्था, साइंस एंड टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, मंत्रालय नहीं, मैं विभाग की बात कर रहा हूँ। इसके वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो पीने का पानी है उसमें फ्लोराइड आयन का पता लगाने की जो उपकरण है वो उसके लिए मुक्त तकनीकी विकसित की है कि भाई जैसे ही तुम्हें पानी में F नेगेटिव देखना है, फ्लोराइड आयन देखना है, तो उसकी हमने क्या खोज कर दी है, मुक्त तकनीकी खोज कर दी है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ये जो तकनीकी है इसमें क्या होगा कि 2,3 डिस्वास्टिट्यूटेड, मैं लिख दे रहा हूं यहां, इसमें 2,3 डिस्वास्टिट्यूटेड, ध्यान रखना, 2,3 डिस्वास्टिट्यूटेड और 1,144 टेट्रोसिनो। तो इसमें क्या होगा, 1,144 टेट्रोसिनो, ये नाम याद रखना, टेट्रोसिनो, और 13 ब्यूटाडाइंस, और ये एक ही नाम है 13 ब्यूटाडाइंस, केमिकल नेम है इसका 13 ब्यूटाडाइन, या ऐसे बोल सकते हो TCBD, ये शॉर्ट नाम भी लिखा आ सकता है। तो आप बताओगे 2,3 डिस्वास्टिट्यूटेड, 1,144 टेट्रासिनो, 13 डाई ब्यूटाडाइंस। ये इस पर आधारित एक पुश और पुल क्रोमोफोर शामिल है। इसमें TCBD, ठीक है, TCBD पर आधारित एक पुश एंड पुल क्रोमोफोर, पुश एंड पुल क्रोमोफोर शामिल है। इसमें पूछ लेना इस जो टेक्नोलॉजी विकसित की इसमें क्या शामिल है। तो इसमें TCBD, या ये आएगा 2,3 डिस्वास्टिट्यूटेड, 1,144 टेट्रासिनो, 13 ब्यूटाडाइंस, इस पर आधारित पुश और पुल फैक्टर, मतलब ये यूज किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी में पुश एंड पुल फैक्टर के लिए, और उसमें यही क्रोमोफोर शामिल किया जाता है जो फ्लोराइड आयन के संपर्क में आने पर अपना क्या करता है, जैसे ही ये शामिल किया जाता है तो F आयन फ्लोराइड आता है, फ्लोराइड आने पर ये अपना रंग बदलना क्या कर देता है, रंग बदलना स्टार्ट कर देता है ये क्रोमोफोर जो है। ठीक है ना। आपसे पूछे क्रोमोफोर क्या है, तो यह एक अणु का हिस्सा होता है जो इसके रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपसे क्रोमोफोर पूछे तो बोल देना यह एक अणु का हिस्सा होता है, जो रंग बदलने के लिए क्या होता है, जो रंग बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों। इसमें फ्लोरोसिस आधारित विकार से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, घरेलू उपाय के लिए ये टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, काफी सहायक होगी, कारगर साबित होगी। ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी जो विकसित की है हाल में फ्री, तो ये घरेलू जो हम अपने पानी में ये गंदगी यूज करते हैं जिससे फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी बेहद कारगर है, तो घरेलू उपयोग के लिए विकसित की गई है। तो किसी भी विशेषज्ञ की इसमें आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो फ्लोराइड का। वैसे WHO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है, WHO के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जल में जो फ्लोराइड की सामान्य मात्रा है, जनरली जो मात्रा है वो 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, मिलीग्राम प्रति लीटर, ये सामान्य जनरली मात्रा है, ये ध्यान रखना है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट। या हम इसे बोल सकते हैं जैम। कौन सा वाला जैम, 4.0 इस समय चर्चा में है।
तो ये क्या है, अभी चर्चा में इसीलिए है कि अभी इसका चौथा संस्करण हुआ है, 4th संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। छात्रों, आपको यह बताना है कि पीयूष गोयल इस समय किस मंत्रालय के मंत्री हैं, यह आपका काम है और इसे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि जो इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, ये पीयूष गोयल किस मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके साथ पीयूष गोयल के साथ साथ जो शामिल है वो भारतीय उद्योग संघ, इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन, या बोल सकते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ये साथ मिलकर के क्या इसका उद्घाटन किया है। कब किया है? जेम की स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर। आपसे पूछे कब किया है, तो इस जेम की जो पहले वाले की शुरुआत हुई थी उसकी स्थापना दिवस की स्तंभ दिवस की वर्षगांठ पर क्या किया है? इसका उद्घाटन, मतलब इसका जो चौथा संस्करण है उसका उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछे भाई ये जेम है क्या रियल में, तब आपका जवाब होना चाहिए भाई ये सरकारी ई बाजार, एक ऑनलाइन सरकार का एक ई बाजार है जो ऑनलाइन पर आधारित है। तो जेम को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपसे अगर पूछता है कि भाई ये जेम क्या है, ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जेम को। जेम पूछे क्या है जेम, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये एक ऑनलाइन बाजार है, ठीक है, सरकारी ई बाजार, मतलब एक ऑनलाइन मार्केट। एक क्या है? ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या होता है, यह एक और ये कह सकते हैं एक पोर्टल भी है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल भी है ये। तो अभी इसमें क्या होता है कि एक पोर्टल है जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं एजेंसियों और सेवाओं का क्रय करती है। ये क्या करती है? जो सरकार है उसके विभिन्न मंत्रालय प्लस एजेंसी, क्या एजेंसी, इनका क्या करती है? क्रय करती है। क्रय कहाँ होता है? इस ऑनलाइन पोर्टल पर होता है ना। एजेंसी भी हो सकती है और सेवाएं भी हो सकती हैं, ध्यान रखना, सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो उनका हम क्रय कहाँ करते हैं? सरकारी ई बाजार पर, इस पोर्टल पर करते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या है? यह बाजार जो है, यह बाजार जो है केंद्र सरकार के विभाग, इस बाजार की बात करें, यह बाजार केंद्र सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग, दूसरी बात लोक उपक्रम प्रतिष्ठान, लोक उपक्रम प्रतिष्ठान, नेक्स्ट संबद्ध निकाय के लिए और संबद्ध निकाय, संबद्ध निकाय के लिए, संबद्ध निकाय के लिए, निकाय के लिए है। ये एक सर्वसमावेशी अभियान है, ये भी बोल सकते हो। ये क्या है? एक सर्वसमावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला अभियान है, सर्वसमावेशी अभियान है, जिसमें क्या होता है सभी प्रकार के जो विक्रेता हैं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को सशक्त किया जाता है। इसमें क्या है? ये सर्वसमावेशी अभियान, इसमें सभी प्रकार के विक्रेता और विक्रेता और सेवा प्रदाता, ठीक है, विक्रेता और सेवा प्रदाता, इनको क्या किया जाता है? इनको सशक्त किया जाता है। जैसे स्टार्टअप,
स्टार्टअप है, एमएसएमई ले लो, उद्यमी ले लो, क्या ले लो, बहुत सारे उद्यमी हो सकते हैं। स्वदेशी निर्माता ले लो, स्वदेशी निर्माता हो सकते हैं। दूसरी बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं। तो इसमें इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है जो सरकारी खरीद है उसमें भ्रष्टाचार को दूर करना। मेरा कहने का मतलब जो सरकारी टेंडर वगैरह उठते हैं, सरकारी खरीद और बिक्री होती है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, उसे दूर करना। तो हम बोल सकते हैं सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार को दूर करना इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, पर्पस है इसका। सरकारी, देखते हैं बहुत ज्यादा अधिकारी क्या करते हैं, अपनी अपनी ही जानकारी वालों को ये सेल करते हैं। तो सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार को दूर करना, और जब भ्रष्टाचार दूर होगा तो उसके साथ साथ यहाँ पे पारदर्शिता, या पारदर्शिता, सक्षमता, पारदर्शिता, सक्षमता और गति लाना, ये इसका उद्देश्य है। ये जेम का क्या है, जेम का उद्देश्य है। ठीक है, और बोल सकते हो जेम जो है वो एक 100% सरकारी कंपनियां होती हैं। जेम के अंतर्गत कौन आती हैं, 100% सरकारी कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है ना। इसकी स्थापना की अगर आप बात करोगे तो इसकी स्थापना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है, की गई थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन इसकी क्या की गई थी, स्थापना की। 100% सरकारी गवर्नमेंट कंपनी इसमें क्या की जाती है, शामिल की जाती हैं। इससे लाभ क्या होता है कि विक्रेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा के चलते उत्पाद की कीमत में कमी देखने को मिलती है। तो लगभग 15 से 20% उत्पादों में क्या दिखती है, कमी दिखती है। तो विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते उत्पादों की कीमतों में लगभग 15 से 20% कमी दिखती है। दूसरी बात, अवैध रूप से जो सरकारी खरीदारी होती है उस पर भी रोक। तो ये इसका लाभ हो गया। एक तो उत्पाद में प्रतिस्पर्धा के चलते कमी जो 15 से 20% तक हो सकती है। दूसरी, जो अवैध बिक्री थी उस अवैध खरीद और बिक्री पर क्या हो जाती है, रोक हो जाती है। ये इसका लाभ था। कुछ इसमें दुविधाएं भी हो सकती है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दुविधाएं ये हैं कि जेम किसी खरीद बिक्री के लिए अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इसमें दुविधा ये है लोगों के लिए कि कोई भी खरीद हो या बिक्री हो, जेम की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात, उत्पाद के जो रेट हैं वो एक समान नहीं होते, उनमें हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक ही विभाग एक ही सामान को अलग अलग रेट पर खरीदता है और अलग अलग उसकी कीमत चुकाता है। और खरीदारी के वक्त कई तरह की आईडी देनी पड़ती है, जिससे अधिकारी क्या करते हैं, ऐतराज जताते हैं। इसमें ये भी इसकी एक दुविधा है। अगर हम बात करें तो ये 1 साल बाद इसकी सफलता जब मिली थी, जेम की 1 साल बाद जब इसकी सफलता मिली थी, तो उस सफलता के बाद सरकार ने किया था कि इसका एडवांस वर्जन निकाला था। इसका एडवांस वर्जन निकाला, देखा कि भाई हम जेम को क्या मिल रही है, सफलता मिली, तब उसका नाम रखा था, ध्यान रखना, उस एडवांस वर्जन का जेम 3.0। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें क्या था कि इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलर हैं उनको जेम से जोड़ा जाए और ख़रीदारी सीधे की जाए, और ख़रीदारी जो है वो क्या की जाए, सीधे की जाए। ये उसका उद्देश्य था। जेम 3 की बात कर रहा हूँ, जो 1 साल बाद खोला गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो ई संजीवनी है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, तो आप जवाब दोगे टेलीमेडिसिन मंच सेवा है। ये क्या है, अगर आपसे पूछिए है क्या, तो आप जवाब दोगे टेलीमेडिसिन मंच सेवा है। और क्या आधारित,
वेब आधारित, तो ये वेब आधारित टेलीमेडिसिन मंच सेवा है। चर्चा में इसीलिए है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, अभी चर्चा की अगर आपसे बात पूछे चर्चा में क्यों है, तो जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं तो उन्होंने राज्यों के सहयोग को सराहा है। राज्यों ने जो सहयोग किया है इसमें, उस सहयोग को क्या किया है, सराहा है। अगर आपसे पूछे कि ये कब प्रारंभ हुआ था तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई ये 2009 में महीना था 16 जून 2009 को ये शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत के बारे में बात करें, अभी चर्चा में भी बता दिया था, ये 16 जून 2009 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में और अलग अलग पड़े जो समुदाय हैं उनमें विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जन जन तक पहुंचाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ स्वास्थ्य का अभाव है और ऐसे समुदाय जो अलग थलग पड़े हुए हैं, वह हर एक जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। डॉक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इसमें दो चीज़ होंगी, एक तो ई संजीवनी होगा और एक ई संजीवनी ओपीडी होगी। तो इसमें दो प्रकार की सेवाएं होंगी, ठीक है ना। तो वो ग्रामीण और समुदाय लोगों में पहुंचेंगी। ये दो, एक तो होगा ई संजीवनी और एक होगा ई ओपीडी या ई संजीवनी ओपीडी। इसमें क्या होगा, डॉक्टर से सलाह ले सकता है और इसमें रोगी डॉक्टर से सलाह ले सकता है, रोगी डॉक्टर से सलाह ले सकता है, ध्यान रखना। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य ये था कि चिकित्सा सेवा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए। उसे बढ़ाने के साथ साथ जो असमान वितरण है और बुनियादी ढांचे में जो कमी है, उसके साथ साथ मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाए। तो एक तो चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। दूसरा, जो असमान वितरण होता है मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित, उसको सुनिश्चित करना, उसको इंश्योर करना। बुनियादी ढांचे में जो कमी है हमारी, हॉस्पिटल, यातायात सुविधा, डॉक्टरों के रहने खाने की सुविधा, उसको मजबूत करना। और उसके साथ साथ जो मानव संसाधन का मुद्दा है उसको भी संबोधित करना। दूसरी बात, डिजिटल विभाजन को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बनाना इसका एक मूल उद्देश्य है। जो डिजिटल विभाग की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको न्याय संगत बनाना और जो विभाजन है उसका और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सही करना। अभी तक अगर बात करें तो 23 राज्यों में टेली परामर्श सेवा लागू हो चुकी है। आने वाले समय में कोशिश की जा रही है कि इस ई संजीवनी को ऑल ओवर भारत के राज्यों में क्या किया जाए, लागू किया जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है शशिधर जगदीशन। अभी क्या है कि आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का प्रबंध निदेशक एमडी, किसने, आरबीआई ने एचडीएफसी जो बैंक है उसका एमडी प्रबंध निदेशक प्लस मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह नियुक्त किए हैं, तो ये नियुक्त किए हैं आदित्यपुरी की जगह। ये आदित्यपुरी का क्या लेंगे, आदित्यपुरी का स्थान ग्रहण करेंगे। तो यही आपसे नॉर्मल एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लेडोनोटस भास्करी है। एक प्रजाति है क्लेडोनोटस भास्करी। क्लेडोनोटस भास्करी ये क्या है, ये चर्चा में इसीलिए है क्रोएशियाई वैज्ञानिक हैं और जर्मन के शोधकर्ता हैं। और कौन है, कुछ जर्मन के शोधकर्ता हैं। और उन्होंने क्या किया है, श्रीलंका के जो वर्षा वन हैं
उसमें इस प्रजाति की खोज की है, ध्यान रखना। तो श्रीलंका के वर्षा वनों से जो ट्रविंग हापर, इसे ट्रविंग हापर भी बोलते हैं, ट्रविंग हापर एक नई प्रजाति की खोज की है। ये माना जा रहा है कि 116 वर्ष में खोजी गई ये पहली प्रजाति है। और इसे जो प्रकाशित किया गया है, एक शोध पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया गया जिसका नाम है जूटाक्सा। ये याद रखना, जूटाक्सा क्या है तो आप बताओगे, ये एक शोध पत्रिका है जिसमें क्लेडोनोटस भास्करी के बारे में प्रकाशित किया है। अब ये नाम कहाँ से आया, तो केरल वन अनुसंधान संस्था है एक, उसके एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी है जो टिड्डी विशेषज्ञ भी हैं, संरक्षण जीव विज्ञानी है जो टिड्डी विशेषज्ञ भी हैं, जिनका नाम है धनेश भास्कर। उन धनेश भास्कर के नाम पर क्लेडोनोटस भास्करी का नाम रखा गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना है। थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना क्या है, ये थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना है। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2020 को पर्यटन मंत्री ने की थी। 4 अगस्त 2020 को किसने की थी, तो ये पर्यटन मंत्री ने की थी। और ये स्वदेश दर्शन जो योजना है उसके तहत की थी। कहाँ की, किसके तहत, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन जो योजना है, जो हमारी विरासत है उनको संरक्षित करने के लिए और उनकी संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी स्वदेश दर्शन। जो हमारी जैसे ताजमहल है, लाल किला है या अन्य जो विरासत है उनको मजबूत लंबे समय तक संरक्षित किया जाए उस योजना के तहत और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कहाँ पर निर्मित की गई है परियोजना, तो ये पूर्वोत्तर के जो राज्य है मिजोरम, उस मिजोरम में क्या की गई है, निर्मित की गई है। तो सामान्यतः ये माना जाता है इसके माध्यम से जो गोल्फ कोर्स हैं पर्यटन के, उनके विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये भी माना जाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोल्फ पर्यटन की काफ़ी संभावना है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की जलवायु गोल्फ के अनुकूल मतलब फेवरेबल मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही आपको पढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो जल्दी ही क्लास आएगी, क्योंकि हम काफ़ी पीछे हो चुके हैं, थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी उस वजह से। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आप इसका जब तक आनंद कीजिए और इसे बार बार रिवीजन किया करिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट करंट होती है और आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ केवल एक न्यूज़पेपर पढ़िए, सफिशियंट रहेगा आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।